हाय एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है और हम आज यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो पेपर 1 आया है, दिस इज़ फॉर पेपर 1। हम पेपर 1 की डिकोडिंग करेंगे एंड आई एम गोइंग टू मेक यू द जज। आप देखो क्वेश्चंस, आई हैव केप्ट स्लाइड्स ऑल्सो। जो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स ओनली आईएएस पे, उसी में से जो टॉपिक है उसकी स्लाइड्स उठा के मैंने यहाँ पे रखी है जस्ट टू शो यू कि ये क्वेश्चन एक्चुअली हमने इस कोर्स के अंदर कवर करा है। कितना परसेंट कवर करा है? अगर मैं खुद से बोलूँगी कि हमने 90 to 95% तक के क्वेश्चन ज्योग्राफी ऑप्शनल में कवर करे हैं, आपको लगेगा कि मैम मजाक कर रही है। तो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, आई एम गोइंग टू मेक यू द जज। आप खुद देखो और खुद डिसाइड करना कि कितना परसेंट हमने ऑलरेडी हमने कोर्स में कवर करके रखा है। एंड ऑनेस्टली टू टेल यू, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी टू सी कि इतने सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्स में से आए और हमने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके करा है। वेल, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो है विच वॉज अवर, देखो ये आपको पता होगा ना कि फॉर्मेट क्या रहता है। इसमें 5 क्वेश्चन के उत्तर देने होते हैं आपको, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी होता है। उसके बाद में हर खंड में से कम 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो हम 3 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो देखो ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टीप्लेनेशन। नाउ दिस वॉज टोटली न्यू, ये बाउंसर क्वेश्चन था। ऑल्टीप्लेनेशन, क्रायोप्लेनेशन के बारे में हमने सविंद्र सिंह के अंदर भी नहीं पढ़ा है। तो दिस वॉज अ वेरी बाउंसर क्वेश्चन और यूपीएससी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देती है जिनमें स्टूडेंट को थोड़ा सा डाउट हो कि मेरे को कुछ नहीं आता, पता नहीं जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ वो सही है या नहीं है। सब सही है। 1 या 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो फॉर ए सेकेंड इमेजिन कि हमको कुछ नहीं आता, हमको नहीं पता कि ऑल्टीप्लेनेशन किसको बोलते हैं। मुझे ये तो पता है प्लेनेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने डेविस की थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, हमने प्लैंक की थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो हमको पता है प्लेनेशन क्या होता है। रिवर जियोमॉर्फोलॉजी का जो एंड प्रोडक्ट होता है कि बिल्कुल समतल सतह हो जाती है, उसको हम प्लेनेशन बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि एल्टीप्लेनेशन किसको बोलते हैं। तो लकीली हिंदी में दिया हुआ है उच्चस्त। उच्चस्त का मतलब क्या होता है? ऊपर की जगह का, ठीक है। अब ऊपर की जगह में या तो हो सकता है कि माउंटेन का उच्चस्त बोल रहा होगा, या अगर हम लैटिट्यूड वाइज जाएं तो टेम्परेट या पोलर एरिया का उच्चस्त बोल रहा होगा। चलो हम दोनों ले लेते हैं। अगर हम माउंटेन का लेंगे उच्चस्त समतलन, या फिर हम ऑल्टीप्लेनेशन लें, तो यार ये तो फिर कैसे होगा? फिर प्लेनेशन कैसे हुआ? अगर हम माउंटेन एरिया का ही प्लेनेशन ले रहे हैं तो प्लेनेशन कैसे हुआ? समझ रहे हो? माउंटेन तो समतल हो जाएगा ना। तो दूसरा फिर मेरा कॉन्सेप्ट बचा है उच्चस्थल एरियाज का, मतलब कि मैं हायर एल्टीट्यूड, हायर लैटिट्यूड के अंदर जाऊंगी। आई एम गोइंग इनटू द टेम्परेट एरिया, आई एम गोइंग इनटू द पोलर साइड एरिया। तो वहाँ पे क्या है, वो क्रायोप्लेनेशन बोलते हैं। वो मेरी पेरीग्लेशियर जोन की सरफेस है जो जेंटल स्लोपिंग सरफेस बन जाती है जब अपर हिल स्लोप को पूरा का पूरा कट डाउन कर दिया जाता है, वो मेरा एल्टीप्लेनेशन होता है। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू, ये बाउंसर क्वेश्चंस होते हैं। इनमें यही होता है कि वर्ड को डिवाइड करो। हिंदी मतलब देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद में दिमाग में जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उसमें से बेस्ट वन पिकअप करो और लिख दो। नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अगर पॉजिटिव हो गया तो 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। और यूपीएससी में अगर 1-2 नंबर बहुत मैटर करते हैं, आपकी कार्डर सर्विस सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर मास मॉडिफिकेशंस। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। बिल्कुल एग्जैक्टली कि एयर मास फॉर्मेशन के लिए जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, फॉर्मेशन नहीं बोला है, सॉरी, मॉडिफिकेशन के लिए बोला है कि एयर मास मॉडिफिकेशन कि जब वो सोर्स से डेस्टिनेशन रीजन पे जा रहा होता है तो उसमें सर्टेन मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो स्लाइड्स आपको पिंक दिखेंगी वो स्लाइड्स वो हैं जो हमने कोर्स में यूज़ करी हैं। ये पहले तो हमने कंडीशंस डिसाइड करी कि सोर्स रीजन पे क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि मेरा एयर मास जो है वो फॉर्म होता है। कंडीशंस डिसाइड होने के बाद में मॉडिफिकेशंस, इसमें थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस होते हैं। थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशंस में ऑटो लाइक सोलर इंसोलेशन से हीटिंग एंड कूलिंग होता है, और उसके साथ में मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जितना ज़्यादा हीटिंग होगा मॉइस्चर कंटेंट उतना इंक्रीज होगा, कूलिंग होगा मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज होगा, एंड इन्वर्सली विल गो टू दी इवोपरेशन ऑल्सो। एंड सिमिलरली हमारी मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो हमने दोनों चीज़ें थर्मोडायनेमिक मॉडिफिकेशंस बात करी हैं,
और मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस की बात करी है कि एयर मासेस में किस तरीके से मॉडिफिकेशंस हो। ये सब स्टडी करी कहाँ पे हमने, लेट मी टेल यू कि हम जियोग्राफी ऑप्शनल का एक फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं ओनली IAS पे। यू कैन जॉइन दिस कोर्स अगर आपको जियोग्राफी ऑप्शनल है और आपको लगता है कि कहीं पे भी, चाहे वो फाउंडेशन या फिर एडवांस स्टेज पे आपका जियोग्राफी ऑप्शनल में कुछ भी वीकनेस आ रही है, या फिर आप टॉपिक्स को लिंक नहीं कर पा रहे हो, पेपर 1 एंड पेपर 2 को लिंकेज कैसे करना है, मैपिंग किस तरीके से करनी है, इवन छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट्स। देखो जियोग्राफी टफ नहीं है बिल्कुल भी, जियो इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल, अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल। पर इसमें ये बहुत डर रहता है कि ज्योग्राफी में नंबर नहीं आते। आज का पेपर देख के हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि यार बहुत ही अजीब सा पेपर है, पता नहीं नंबर कैसे आएंगे। बट ऑनेस्टली अगर आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया ना, तो जियो को समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। एंड पेपर 1 को पेपर 2 से कैसे लिंक करना है, दैट वुड बी द ईजीएस्ट टास्क। तो इस ऑप्शनल के अंदर हमने सब कुछ कवर करा है। एंड जस्ट कीप सीइंग दिस पेपर, यू विल नो कि हाँ हमने कितना कुछ इसमें ऑलरेडी कवर करा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हजार्ड एसोसिएटेड विद द राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे थोड़ा कर्सर इशू कर रहा है। एनीवे, डिस्कस द हजार्ड एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर। स्पेसिफिक दिया है सी सरफेस टेम्परेचर में राइज हो रहा है, मेरे को सी सरफेस लेवल की चेंज नहीं करनी है, मेरे को लेवल तो चेंज हो जाएगा। जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो लेवल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बात हो रही है टेम्परेचर की, विच मीन्स की हीट बजट इक्वेशन की बात करनी है। अगेन दिस स्लाइड इज फ्रॉम द क्लाइमेट, हमारा ओशनोग्राफी के अंदर जो हम हीट बजट इक्वेशन करते हैं ओशंस की, उसके अंदर यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, QS दिख रहा है आपको, ये द रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशंस, क्योंकि 90% तक की जो एंथ्रोपोजेनिक हीट होती है दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द ओशंस, ओशंस उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। जब सी सरफेस टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है, कोरल्स पे इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ओशन करंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो राइजिंग ओशन टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है ये हमने डिस्कस करा है। बायोडाइवर्सिटी पे, मरीन इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओशन करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मॉनसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अल नीनो कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी है। साथ ही में ये देखो ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ सी लेवल चेंज। अगर राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर होता है देन डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज इन द सी लेवल ऑल्सो। सी लेवल का क्या इम्पैक्ट है, इसमें हमने दोनों इम्पैक्ट करेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सी लेवल राइज का भी एंड सी लेवल फॉल का भी। बिकॉज देखो इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया आपको कि आपको राइज ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में बात करनी है। अगर ये आपको मेंशन नहीं करते, आपको सिर्फ बोलते कि डिस्कस द हजार्ड एसोसिएटेड विद द सी सरफेस विद द चेंज इन सी सरफेस टेम्परेचर, तो आप क्या करते, क्या हम सिर्फ राइज बोलते? नहीं, हम राइज भी बोलते और फॉल भी बोलते, दोनों चीज़ों को कवर करते। क्वेश्चन नंबर D देखो, जीन पूल सेंटर आर गुड होप फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इल्यूसिडेट, स्पष्ट करो। जीन कोश केंद्र जैव विविधता संरक्षण के लिए अच्छी आशा है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए जीन पूल सेंटर्स क्या हैं। देन अगेन वेरी 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 इफेक्टिवली वी हैव कवर्ड दिस कि जीन पूल सेंटर्स क्या होते हैं और क्यों उनकी बायोडाइवर्सिटी इज अ गुड होप फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो क्यों है, क्योंकि जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्रॉप स्पीशीज़ हैं वो इन्हीं 8 रीजन्स के अंदर, जो ग्लोबल रीजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं, यहीं पे मिलते हैं। एंड दैट्स वाई दे ब्रिंग द गुड होप इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, दे आर इंपॉर्टेंट इन द मेडिसिन, फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, उनका स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है ऑलरेडी इसके बारे में। Describe how ecosystem services of Himalayas are essential for highland and lowland sustainability in Asia. Okay, now this is a question जिसका specific answer या specific topic कहीं पे भी available नहीं है, not in any standard book. अभी तक की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है हिमालयाज की, माउंटेन की, तिब्बतन प्लेट्यू की, देन हाईलैंड हो गया हमारा ये वाला एरिया, हिमालय वाला एरिया इज माय हाईलैंड एरिया। लोलैंड एरिया कौन सा हो गया, बिल्कुल साउथ ऑफ हिमालय का ये वाला जो एरिया है, दिस इज माय लोलैंड एरिया। नाउ हाईलैंड एंड लोलैंड एरिया के बीच में पहले देखो कि इंटरेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। हाईलैंड एरिया जितना भी है उससे यहाँ पे, अच्छा हमने ये भी डिस्कस करा था, हमने ये कोर्स में डिस्कस करा है कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम क्या है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसके अंदर इसमें बात होगी कि अगर जैसे तिब्बतन प्लेट्यू है, हाउ क्रूशियल इट इज़ फॉर सेटिंग द मॉनसून हियर, ठीक है। चाहे वो आप इकोसिस्टम की बात करोगे तो हम लोग हिमालयन रिवर्स को बिल्कुल नहीं भूल सकते, हम हिमालयन इकोलॉजी को बिल्कुल नहीं भूल सकते। द फॉरेस्ट एरिया वी हैव हियर कैन नॉट बी फॉरगॉटन, वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पे है। तो हिमालय की हाईलैंड एंड लोलैंड सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का जो इकोसिस्टम सर्विस है वो इंटैक्ट रहे, ठीक है।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आप इसको लिखोगे ना चीज़ों को लिंक करके, देन दिस वुड बी इजी। इसमें एक तो मैप बनाने, एक इंडिया का मैप, आपको हिमालयाज़ का मैप बनाना है, नीचे आपको लोलैंड एरिया दिखाना है, देन यू हैव टू शो डिफरेंट, आपको डिफरेंट कैटेगरीज में इस आंसर को करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द आइसोस्टेसी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगेन दिस इज अ कलेक्टिव क्वेश्चन, इलोबरेट साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स, सुटेबल एग्जाम्पल देते हुए इसको करना है। नाउ एज सच अगर कोई टॉपिक है ना कि हाउ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम दिस, कहीं नहीं मिलेगा। बट अगर जैसे हमने जब करा है इसको इस कोर्स के अंदर, तो हमने पहले हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ा है, आइसोस्टेसी पढ़ा है, प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है, और तीनों को हमने लिंक करा है कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो ओरिजिन है इट इज़ गोइंग बैक टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड उससे पहले आइसोस्टेसी पे कैसे जा रहा है। तो अभी इन तीनों चीज़ों का लिंकेज हो जाता है जब आप तीनों चीज़ें एक साथ में समझते हो, वन बाय वन जब समझते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो कि कैसे तीनों का लिंकेज है, कैसे प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट आइसोस्टेसी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से डेराइव करा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का बॉटम टोपोग्राफी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो ओशनोग्राफी के अंदर जब बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन करी है तो उसमें पैसिफिक ओशन को बहुत ही अच्छे तरीके से करा है कि पैसिफिक ओशन का लोकेशन क्या है और उसकी क्या टोपोग्राफी है, क्या क्या आइलैंड्स है, उसमें कैटेगरीज ऑफ आइलैंड्स क्या है, कौन कौन से आइलैंड्स कहाँ पे लोकेटेड है सब जोन्स में, उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लोकेशन क्या है दोनों पूरे पैसिफिक ओशंस के अंदर, आइलैंड एंड मार्जिनल सीज ऑफ कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या है। अच्छा, ईस्ट पैसिफिक राइज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यू कैन नॉट मिस इट वाइल टॉकिंग अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ पैसिफिक ओशंस। तो यहाँ पे इसको हम लोग एल्बर्ट्रॉस प्लेट्यूज भी बोलते हैं, ईस्टर्न आइलैंड इसका जो सदर्न वाला पार्ट है इसको ईस्टर्न आइलैंड राइज बोलते हैं। फैक्चुअल जोन्स कौन से हैं पैसिफिक ओशंस में और ओशन बेसिन्स कौन से हैं पैसिफिक ओशंस के अंदर, इन सब के बारे में बात करी है। ये स्लाइड्स मैं आपको सिर्फ एज एन सैम्पल स्लाइड दिखा रही हूँ कि किस तरीके से टॉपिक को कवर करा गया है एंड किस तरीके से आपको आंसर करना है, विच मीन्स कि ये चीज़ें आपको कवर अप करनी है जब आप ये आंसर को लिख रहे हो। तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन आर थ्रेट टू फूड सप्लाई डिस्कस, यूपीएससी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछती है, ये जीएस में भी आता है और ये ऑप्शनल में भी आता है। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस करना होगा कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन होता क्या है। ये बायोडाइवर्सिटी जियोग्राफी के अंदर हमने बहुत अच्छे से कवर कराई कि सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल लैंड डिग्रेडेशन सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है और इसका क्या इम्पैक्ट है फूड सप्लाई पे। फूड सप्लाई पे इम्पैक्ट का मतलब हम लोग एग्रीकल्चर पे बात करेंगे एंड यहाँ पे सिर्फ फूड सप्लाई हम एग्रीकल्चर से ही लिंक करेंगे। यहाँ पे देखो इसको ना सी फूड से मत लिंक करना क्योंकि पर्टिकुलरली ये टेरेस्ट्रियल एरिया की ही बात कर रहा है यहाँ पे। सो जनरली मैं बोलती हूँ कि डाइवर्स करो बट ऑलवेज स्टिक टू द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमने इसमें अच्छे से कवर करी है कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से इम्पैक्टेड हो रहा है डैमेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल की वजह से। हमारी जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो रिड्यूस हो रही है, न्यूट्रिशंस ऑफ द सॉइल है वो चेंज हो रहे हैं, सॉइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर आ जाओ। एग्जामिन मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर वेरिड पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑन द कॉन्टिनेंट। ओके, ये क्वेश्चन अगेन क्लाइमेटोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को कलेक्ट करता है। मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, आपका प्रेशर बेल्ट कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, यही सारी चीज़ें होती है एंड देन आपकी टोपोग्राफी कैसी है। तो जब हम कॉन्टिनेंट्स पे बात करेंगे एक चीज़ हमारी श्योर होती है कि जब हम इक्वेटर से पोलर की तरफ जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन डिक्लाइन करता है, बट उसमें ओशन करंट का क्या रोल है, ट्रेड विंड का क्या रोल है, तो हम उसमें पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला जो पैटर्न है वो दिखाएंगे एंड देन वी विल डिफाइन कि ओरोग्राफी का क्या रोल है यहाँ पे एंड वी विल डिफाइन कि पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन कॉन्टिनेंट पे किस तरीके से वेरी करता है। आप इसको जितना लोकल या माइक्रो पे लेके जा सकते हो आप लेके जा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट आपको एक जनरल आइडिया तो देना ही होगा कि जब हम इक्वेटर से पोलर की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। क्यों वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे कम बारिश हो रही है, क्योंकि दे आर कमिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड, ठीक है, और वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट भी चलती है तो इसकी वजह से वहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेटेड रहती हैं। इसीलिए वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो जनरली हमको मिड लैटिट्यूड्स के अंदर वो हमको
ड्राई रहते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरीटाइम सिक्योरिटी इज बीइंग नेग्लेक्टेड, इंडिकेट द मेजर चैलेंजेस एंड सजेस्ट द सॉल्यूशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉ ऑफ सी। अगेन दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, आपको एक साथ में इसका आंसर कहीं नहीं मिलेगा, फैक्चुअल नहीं है, ये करंट से लिंक्ड है। मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों नेग्लेक्ट हो रही है, ये ना इट्स IDSA के अंदर एक बहुत ही एक एड्रिनल, आई फॉरगॉट सर्स नेम, उनका एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। उस आर्टिकल में बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन करा है कि हम जितनी हमारी लैंड बॉर्डर की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं उतना हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को नहीं इंश्योर कर रहे। यू कैन सी कि चाइना का इन्वेजन हो रहा है, हमारी टसल श्रीलंका के साथ में भी है, एंड देन जो इंडो पैसिफिक वाला हमारा जोन क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे सिक्योरिटी को हम, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग, दैट्स व्हाट इंडिया इज ट्राइंग विद इंक्लूडिंग इटसेल्फ विद द क्वाड ऑल्सो, कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करें। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं हमारे, तो चैलेंजेस में काफ़ी सारे मेजर चैलेंजेस हैं, आई एम नॉट इनलिस्टिंग इट हियर, बट ये हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी को जब करा है तो हमने कवर भी करा है कि किस तरीके से है। इसमें हमने स्काईमैन को, आप डेफिनेटली स्पाइकमैन को यूज़ भी कर सकते हो, इनके कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हो मैरीटाइम मोबिलिटी को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर। मैरीटाइम इंटरनेशनल बाउंड्रीज कौन सी हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ सी क्या है, और इनके बेसिस पे कैसे इस मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करा जा सकता है। इसके लिए पहले तो आपको लॉ ऑफ सी पता होना चाहिए कि क्या लॉ ऑफ सी है, then only you can suggest some solutions. Then my next question is question number 3C, explaining the concept of carbon neutrality. अच्छा ये है ना, हाँ, डिस्क्राइब द मेजर्स टेकन बाय कार्बन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेशंस। एकदम करंट का है, अभी जो बात हो रही थी कि इंडिया ने पूरी फाइट लगा दी थी कि हम अभी कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। आपको जस्ट इसमें क्या करना है, आप इसको ज्योग्राफिक आंसर क्या बनाओगे, आप कार्बन न्यूट्रलिटी की जब बात करोगे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करोगे, आप यहाँ पे एक दो ह्यूमन ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स लेके आओगे। कार्बन पॉजिटिव नेशंस क्या हैं, कार्बन नेगेटिव नेशंस क्या हैं, इंडिया ने क्या स्टेप लिया था, तो आप एक कलेक्टिव आंसर बहुत ईजिली इसमें लिख सकते हो। Coming to question number 4A, with suitable examples elaborate human ecological adaptations, explain its impact on ecology environment in various parts. एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरीके से करा है। ह्यूमन इकोलॉजिकल अडेप्शन क्या होता है, कि इसको हम बायोलॉजिकल एंड कल्चरल अडेप्शन में डिफाइन करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस ऑफ मैन ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा है हमने। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस दोनों को हमने एक्सप्लेन करा है इसके में। तो दैट इज़ अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। मतलब अगर इफ़ यू गो थ्रू द कोर्स मटेरियल ना, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर चुके हैं। स्ट्रीम बेसिन एंड ड्रेनेज डिवाइड आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू डिलिनिएट ए वाटरशेड एरिया। वाटरशेड एरिया को डिलिनिएट करने के लिए स्ट्रीम बेसिन और ड्रेनेज डिवाइड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देन वी मस्ट नो कि क्या होता है वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर हमारा ये आता है, जब हम ड्रेनेज बेसिन एंड कैचमेंट एरिया के साथ में इसको लिंक करते हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल लाइफ एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग के लिए वी हैव टू मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। तो उसमें डिलिनिएशन कैसे होता है, इसमें बेसिन, कैचमेंट, सब कैचमेंट एंड वाटरशेड एरिया की हमने बात करी है कि इन सब का क्या इम्पॉर्टेंस होता है इसके अंदर। सो अगेन दैट इज अ वेल डन क्वेश्चन इन टू द कोर्स। इंडिकेटिंग द कॉज ऑफ लाइटनिंग, डिस्क्राइब द थ्रेट एसोसिएटेड विद दिस। ये जनरली मैंने देखा है कि क्वेश्चन ना छोड़ दिया जाता है, बट जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बाद में थंडरस्टॉर्म्स एंड हम लोग टॉर्नेडोज करते हैं, तो उसी थंडरस्टॉर्म्स के अंदर एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है हेलस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब दिस तो वी एक्सप्लेन आई थिंक विद द हेल्प ऑफ सम एनिमेशंस ऑल्सो, कि किस तरीके से इन चार्ज पार्टिकल, दो थ्योरीज हैं लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने में, उन दोनों थ्योरीज को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा गया था इसके अंदर, राइट। देन वी हैव अवर कम टू पार्ट बी। अच्छा, थ्रेट क्या एसोसिएटेड है, ये बहुत ही सिंपल एंड कॉमन आंसर है इसका, तो इसके लिए ज़्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। हाउ इज एनर्जी ट्रांजेक्शन सीन एज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द जीरो कार्बन बाय 2050? अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी। एनर्जी ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि हम फॉसिल फ्यूल की एनर्जी से जो एनर्जी जनरेट हो रही है उससे हम ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं। दैट क्वेश्चन अगेन इन सम सेग्रीगेशन हमने कवर करा है कि एनर्जी ट्रांजेक्शन कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो सिंपल, मैं लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि हमने इसको किस तरीके से करा था। तो वेयर इज इट, ओके इट्स हियर, ऑलराइट। सो
ग्लोबल वार्मिंग होने का मेन रीज़न क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो हमको उस कॉन्सेंट्रेशन को कम करने के 2-3 तरीके हैं। पॉइंट 1 कि हम इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम कर दें, विच मीन्स मेजर जो हमारा इमिशन कॉन्ट्रीब्यूटर है दैट इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर हो। अगर हम इमिशन कम कर देंगे विच मीन्स कि मुझे फॉसिल फ्यूल से ग्रीन एनर्जी, मेरी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो दैट इज वन पॉइंट नंबर 1 कि वी रिड्यूस इट। पॉइंट नंबर 2 एनर्जी ट्रांजिशन में होता है कि वी यूज़ द क्लीन कोल टेक्नोलॉजी को यूज़ करें हम, या फिर जो ऑलरेडी कार्बन कॉन्सेंट्रेटेड है एटमॉस्फेयर में उसको हमको कैप्चर एंड स्टोरेज करना है। सो दैट इज दी अनदर टेक्नोलॉजी। बट यहाँ पे हमसे सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए पूछा गया है, सो वी विल बी राइटिंग अबाउट कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हम मेंशन करेंगे कि जो इमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का वो मेजर इनसे कंट्रीब्यूट हो रहा है, एंड इफ वी कंट्रोल दैट इमिशन वी विल बी रीचिंग टुवर्ड्स द जीरो कार्बन बाय 2050. Protected cultivation assists in healthier and a large produce. Justify with example. NCERT का क्वेश्चन है ये। See this is chapter number 1 NCERT, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, और इसके अंदर ही सबसे लास्ट वाली लाइन के अंदर दिया हुआ है अडॉप्शन ऑफ ड्रिप इरिगेशन अंडर बायस्ड बेड्स लाइक कवर्ड विद द मिल्च फिल्म्स आर नॉट ओनली इरिडिकेटिंग द वीड बट ऑल्सो मेंटेनिंग द मॉइस्चर ऑल्सो। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है कि आप कल्टीवेशन, देखो इसमें पहली लाइन में डेफिनेशन लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आप क्रॉप को क्या चाहिए, क्रॉप को चाहिए टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर, यही सारी चीज़ें चाहिए, आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, विच मीन्स कि यू आर प्रोटेक्टिंग। देयर आर सम नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज होते हैं, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेज होते हैं, शेड नेट हाउसेज होते हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कैसे हेल्दियर एंड लार्जर प्रोड्यूस, हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है इसको इंक्रीज करेगा। जस्टिफाई विद एग्जांपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंटेजियन एंड हियरार्किकल डिफ्यूजन इन एड्रेसिंग द रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस के 6 तरीके होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। आई थिंक ये स्लाइड थोड़ी डार्क हो गई है, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। रीलोकेशन डिफ्यूजन, एक्सपेंशन डिफ्यूजन, कंटेजियस डिफ्यूजन, हियरार्किकल, स्टिमुलस एंड मेलाडेप्टिव डिफ्यूजन। हमसे पूछा गया है कंटेजियन एंड हियरार्किकल डिफ्यूजन्स। कंटेजियन डिफ्यूजन्स क्या होता है, आइडियाज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जैसे आप कोई वायरल वीडियो देखते हो या आपने कोई वायरल आर्टिकल देखा, तो क्या हो रहा है कि कहीं पे एक आइडिया था वो वायरल होके आपके पास पहुंचा, तो दैट्स कंटेजियन। हियरार्किकल होता है कि कोई ऊपर से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। सो जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स हैं कैसे चलते हैं, वो हियरार्किकल डिफ्यूजन पे तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की। हमने देखा कि अच्छा उसने कॉम्प्लेन पिया, हॉर्लिक्स पिया, उसकी हाइट बढ़ गई, देन वी ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। सो ये रीजनल इम्बैलेंस को कैसे, इन सब चीज़ों को लेके हमको एड्रेस करना है कि रीजनल इम्बैलेंस कैसे हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टालर इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये थ्योरीज तो ना इनमें करंट रेलेवेंस आना ही आना चाहिए। तो जब हमने सेंट्रल प्लेस थ्योरी करा था क्रिस्टालर का, तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड यूज़ क्या है, नॉट जस्ट अराउंड द वर्ल्ड बट इंडिया में इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में भी बात करी थी। और इसकी मतलब इसके साथ में इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कितना है, इसकी लिमिटेशंस कितनी है, उन सब के बारे में डिस्कशन करा गया था अबाउट द क्रिस्टालर्स सेंट्रल प्लेस थ्योरी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6A, development induced displacement poses serious challenges. Mention its cause, consequences and solutions. विकास जनित विस्थापन गंभीर चुनौतियों को प्रस्तुत करता है, इसके कारण, परिणामों व समाधानों का उल्लेख कीजिए। ये क्या है, ये माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट इंड्यूस्ड माइग्रेशन क्या होता है, इकोनॉमिक की वजह से जो माइग्रेशन हो रहा है, एक जगह पे डेवलपमेंट है दूसरी जगह पे डेवलपमेंट नहीं है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। और ये रूरल टू अर्बन माइग्रेशन सीरियस क्या चैलेंजेस पजेस कर रहा है, अर्बन एरिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज पे स्ट्रेस बन रहा है, हमारी क्या हो रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, हमारे गेटोज क्रिएट हो रहे हैं, जो रीजनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। इसके कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोल्यूशंस क्या हैं, तो हमने ये कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में पुश एंड पुल फैक्टर में बात करी है, जिसमें उसमें उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं। और दोनों जगह पे कॉन्सिक्वेंसेज एरिया ऑफ सोर्स एंड एरिया ऑफ डेस्टिनेशन दोनों पे होंगे, इन पे क्या है। साथ ही में अभी एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा आपको, तो पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन भी जनरली इसी वजह से होता है। तो उसके क्या सोल्यूशंस हैं, सोल्यूशंस क्या होगा,
पोल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, हम ग्रोथ पोल्स के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पे लिंकिंग ऑफ इंडस्ट्रीज विद द एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, हम इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज माई क्वेश्चन नंबर 6A। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6B, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इन फूड सिक्योरिटी ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक की और FMO की जो बेसिक डेफिनेशन है ना फूड सिक्योरिटी की, उसमें 2 वर्ड पे एम्फेसिस होता है, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि 24/7 365 डेज मुझसे वो एक्सेसिबल होना चाहिए। जब भी लाइक फूड सिक्योरिटी का मतलब भी यही होता है कि ऑल द टाइम द फूड शुड बी एक्सेसिबल, कि उनकी रीच में हो, कि उनकी अभिगम्यता के अंदर हो, एंड अफोर्डेबिलिटी कि अफोर्ड कर सके। अगर मेरी पॉकेट में 5 रुपये भी हैं तो भी आई कैन अफोर्ड द फूड, ठीक है। तो वो थी एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर जब हम इसकी बात करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी की हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कैसे रीजनल बैलेंस, हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 या फिर हम उसको एवर ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं, दैट एंड अफोर्डेबिलिटी अगेन हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, PDA क्या है हमारा, इन सबको इंक्लूड करेंगे हम हमारा। Environmental issues, come to question number 6C, environmental issues are not adequately addressed in the regional planning। कमेंट करो, पहले तो पता होना चाहिए रीजनल प्लानिंग क्या है, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या हैं जो रीजनल डेवलपमेंट के अंदर हैं। तो वो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल जनरली इश्यूज़ होते हैं, उसके अंदर एनवायरमेंटल डायमेंशंस होती है जिसमें आजकल काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट का इम्पैक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर डायरेक्टली पड़ता है। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से बात करी है, बट अगेन देन यू वुड हैव टू राइट अबाउट कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात करनी पड़ेगी। रीजनल, देखो रीजनल प्लानिंग क्यों होती है कि वहाँ पे ग्रोथ लेके आई जाए। तो अगर हम सिर्फ इस इशू पे अटक के रह जाएंगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो कभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगा वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू ब्रिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉइंट हियर ऑल्सो। एज ए आंसर्स लिखने में ना खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो कभी कि ये पॉइंट नहीं लिखेंगे। लेट योर horizon go beyond your imaginations. I hope this is right. All right, coming to question number 7A, suggest criteria, indicators and techniques for delimitation of formal reasons। Again ये question बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है, but for that you must know कि reasons क्या होते हैं। हम 3 तरह के रीजंस मानते हैं, फॉर्मल, फंक्शनल एंड प्लानिंग रीजंस। फॉर्मल रीजंस क्या होते हैं, फॉर्मल रीजंस का क्राइटेरिया क्या होता है, उनकी क्लियर बाउंड्रीज होती हैं, दे आर लिंक्ड विद द डिटर्मिनिज्म। इनको नेचुरल रीजंस बोलते हैं हम। इनकी कैटेगरी में कौन कौन से रीजंस आते हैं, फॉर्मल रीजंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनका डिलिनिएशंस कैसे करा जाता है। देखो पूरा लिखा हुआ है कि जो क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन होता है वो डिपेंड करता है कि आपके हाथ में क्या प्रॉब्लम है। तो एक बड़ा एरिया होना चाहिए जिसमें एक टीम ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। सो पूरा का डिलिमिटेशन का क्या होगा, क्राइटेरिया हमने बात करी हुई है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7B, बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट इन जियो पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल है ये तो। जब हम पॉलिटिक्स वाला पेपर 1 पार्ट 2 के अंदर जब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि बाउंड्रीज क्या होते हैं, फ्रंटियर्स क्या होते हैं। बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स में डिफरेंस क्या होता है, वी डू इट, एक्सप्लेन करना है, बहुत सिंपल है। ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर करा है। What issues develop from the inclusionary and exclusionary aspect of border? समावेशी व अपवर्जी पहलू से क्या मुद्दे विकसित होते हैं, ये स्पेसिफिकली नहीं मिलेगा, बट समझना है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है। इंक्लूजन होता है कि जैसे जो बॉर्डर बना है उसमें ट्रेड चालू है, जैसे कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ हमारा ट्रेड है। पीपल एंड मटेरियल कैन मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। एक्सक्लूजनरी होता है कि हमने बॉर्डर सील कर दिया, जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान है, बॉर्डर यहाँ पे बिल्कुल सील्ड है। तो ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से क्या डेवलपमेंट, क्या एस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर, इनसे क्या इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। देखो दोनों से अलग होंगे। जैसे इंक्लूजन वाला है, जैसे हमारा म्यांमार या बांग्लादेश के साथ है, वहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे हमारे देखो हम स्लिपिंग द वर्ड, जैसे नक्सलेंस जो हैं, वो नक्सलेंस क्या करते हैं, एक साइड ऑफ बॉर्डर से दूसरे साइड ऑफ बॉर्डर के अंदर बहुत इजीली मूवमेंट कर जाते हैं उनका। तो ये हमारा इंक्लूजन के साथ प्रॉब्लम होगा। एक्सक्लूजन के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो ये तो हमने एक्चुअली डिस्कस करा है कि क्या इश्यूज़ हैं, चाहे वो क्लोज हो, चाहे वो हमारा इंक्लूसिव हो, चाहे एक्सक्लूसिव हो, इनके साथ क्या इश्यूज़ डेवलप्ड हैं, उन सब के बारे में हमने बात करी है। Coming to question number 7C, small number of mega cities are playing key role in organization of global economic and cultural
ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड कल्चर एक्सप्लेन। वैश्विक आर्थिक तंत्र एवं संस्कृति के संगठन में कुछ विशाल मेगा शहर प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। आप इंडिया में पॉइंट कर लो 4 सिटीज़, आपको पहले नाम आएंगे दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, ये मेगा सिटीज़ हैं। इनका क्या रोल है ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड कल्चर में? मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हो गई हैं या फिर जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई बोलते हैं। एंड देन कल्चर में क्या है कि दे आर बिकमिंग ए मेल्टिंग पॉट ऑफ द कल्चर। यहाँ पे आपको जैसे दिल्ली के अंदर भी है, मुंबई के अंदर भी है, बोलते हैं कि दिल्ली और मुंबई का तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सब यहाँ पे बाहर से माइग्रेट होके आए हुए हैं। तो दैट इज दी हाउ दे आर प्लेइंग अ की रोल इन टू ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल। ये जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें इस पर धीरे धीरे कुछ टिप्स बिट्स के अंदर ये इंक्लूड होती जाती हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ए, वाई इज रेडिकलिज्म सीम एज अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट इन जियोग्राफी, एक्सप्लेन इट्स कॉज, अप्रोच एंड क्रिटिसिज्म। वन बाय वन, क्या इसकी रेडिकलिज्म क्या होता है, ये मेजर पैराडाइम शिफ्ट क्यों था, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, इसका क्या डेवलपमेंट हुआ, इसका क्या क्रिटिसिज्म है, इन सब के बारे में वन बाय वन हमने रेडिकलिज्म के बारे में बात करी है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। एजिंग पॉपुलेशन, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8b, aging population has adverse social and economic consequences, explain with example। again a very simple question, aging population क्या है? हमारी dependent population है। the population which is above 57 or 60 years old comes under the aging population। but इनको हमको क्या करना है, अब इनको socially protect करना है, इनको health services, इनको economic services देनी है। but question में क्या लिखा है? adverse social and economic consequences। social and economic consequences, social में क्या हो रहा है, जब rural to urban migration हो रहा है, aging population जो बूढ़े पेरेंट्स हैं उनको घर पे रखा जाता है। चाहे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन की बात करें तो जनरली जो ओल्ड एज पीपल है वो अपने नेटिव प्लेस पे रह जाते हैं, तो एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, क्योंकि उनकी हेल्थ को लेके, उनकी वेलबींग को लेके गवर्नमेंट पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दैट इज द प्रेशर दैट चाइना इज गोइंग टू फेस एंड जापान इज ऑलरेडी फेसिंग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के साथ में इसको इंटरनेशनली लिंक कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। The last question, question number 8c, present a critical account of the Alfred Weber's theory of industrial location। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होता क्या है, वेबर का मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या था, बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सप्लेन करा गया है। उसके बाद में इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, कैसे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे इतना प्रेशराइज करा था, क्या इन्होंने मॉडल दिया था, इसकी क्या एप्लीकेशन है इंडिया के अंदर, इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है अराउंड द ग्लोब, और इसका क्या क्रिटिसिज्म है, सारी चीज़ें वन बाय वन इसके अंदर एक्सप्लेन करी गई थी। सो अगेन दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड इन टू दी कोर्स। नाउ यू आर द जज टू डिसाइड कि हमने अभी तक जितने क्वेश्चंस देखे इनमें से कितने क्वेश्चंस को हमने इस कोर्स के अंदर कवर करा है। आई हैव नॉट काउंटेड, क्योंकि एज पर मी इट्स अराउंड 90 to 95% क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड इनटू दैट। अराउंड 5% क्वेश्चंस हर बार ऐसा होता है कि वो आउट ऑफ नॉलेज आएगा, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो फिर आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करा जा सकता है। हो सकता है कि आपका बेस्ट आंसर ना हो, लेकिन इतना तो हो ही जाएगा कि आपको उसमें से 1, 2, 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, और वो कलेक्टिव में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डाल देते हैं। वेल, इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, और यू कैन सी इट एज वीडियोज़ डॉट कर्सर थोड़ा सा बिहेव कर रहा है, onlyis.in पे आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे हमने दिया भी है। एंड दिस इज़ इट। इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी पर्सनली ऑल्सो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम little_simple_बुद्धा पे भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है onlyis ज्योग्राफी ऑप्शनल, आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। विल बी पुटिंग अ लॉट ऑफ सोल्यूशंस देयर ऑल्सो। एंड वेल दैट इज़ इट। आई होप आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी, या फिर पेपर को देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा गया होगा तो अभी शायद कॉन्फिडेंस वापस आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, दिस क्वेश्चन कम्स वेरी फ्रीक्वेंटली कि क्या ये कोर्स हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। वन पॉइंट आंसर कि हमने जो लिंक दिया है उस पर सैम्पल वीडियोस भी हैं, तो जस्ट गो एंड सी एंड डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। फ्रॉम माई साइड ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, एंड हम हर एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया है उस हर एक टॉपिक एंड सब टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरी एस्पेक्ट कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। वेल, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा, पेपर कैसा लगा आपको, और कहाँ पे आपको ज़रूरत है अपनी अप्रोच को स्ट्रेंथन करने की। एंड आई विल सी यू गाइज इन टू द डिस्कशन ऑफ पेपर 2 एंड बाय। जय हिंद।